अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अत्तर अब्बास और आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू। आज हम जिस प्रोग्राम में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे उसका नाम है सेहत है ज़िंदगी। आप इस प्रोग्राम को बड़ी दिलचस्पी के साथ देखते हैं और हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनसे आप क्वेश्चंस भी करते हैं। आज का प्रोग्राम थोड़ा यूनिक है क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत यूनिक है। तो इस टॉपिक को आपके सामने शेयर करने से पहले मैं थोड़ा सा जो करंट सिनेरियो उस पर बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि जो कोविड-19 की वजह से माहौल बना है, और माहौल क्या है कि एक आम आदमी जो है उसने भी ये सोचना शुरू कर दिया है कि वो अपनी सेहत को किस तरह बेहतर बना सकता है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से किस तरह से बचा सकता है, और इसके अलावा इम्यून सिस्टम क्या है, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कैसे काम करती है। ये बेसिकली सोशल मीडिया पे एक तरह से एक इंफॉर्मेशन की जो एक ट्रेडिशन चली है उससे हुआ ये कि हर बंदा अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो गया है। हम अगर देखें तो इंसान ने जो इर्तिकाई मनाजिल तय की हैं उसमें उसके साथ साथ तिब ने भी इर्तिकाई मनाजिल जो हैं वो तय की हैं। सबसे पहले अगर आपको इंफॉर्मेशन हो तो जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता जराही के आलात बनना शुरू हुए, छोटे मोटे ऑपरेशंस जो हैं वो करने शुरू कर दिए। लेकिन जो इन्फेक्शन है उसका कोई इलाज नहीं था, लेकिन पिछली सदी में इन्फेक्शन का इलाज भी जो है ईजाद हुआ और उसके बाद से तेज़ी से तिब ने तरक्की की और अपनी मनाजिल जो हैं वो तय करती गई। आज का हमारा टॉपिक ये है कि फ्यूचर ऑफ मेडिसिन क्या होगा। हम समझते हैं कि इस वक्त मेडिसिन ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, लेकिन बहुत सारे प्रोसीजर्स ऐसे हैं, बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका अभी तक प्रॉपर इलाज जो है वो ईजाद नहीं हो सका। इसके अलावा लोग स्ट्रगल करते हैं मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से, और आपको डॉक्टर को विज़िट करना पड़ता है बार बार। तो क्या हम इसी तरह विज़िट करते रहेंगे डॉक्टर्स को, या साइंस कुछ और करने जा रही है? इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मशहूर व मारूफ कंसल्टेंट सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर अलमास काजी साहब, जो कि 22 साल से NHS के साथ वाबस्ता हैं। आप इनको देखते रहते हैं, इनसे बातें करते हैं, अपने जो बीमारियां हैं उनके बारे में जवाबात भी हासिल करते हैं। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं जनाब डॉक्टर अलमास साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सर? मैं अल्लाह का शुक्र। आपकी रूटीन खासी हेक्टिक होगी आजकल हॉस्पिटल्स में जिस तरह पेशेंट्स आ रहे हैं। जी जी, एज ए सर्जन तो हमारे पास ये है कि डायरेक्ट मरीज़ नहीं आता, लेकिन रेफ़र होकर आता है, फ़िल्टर होकर। लेकिन चूँकि जो सिनेरियो चल रहा है उसमें हमें भी जो है ना वो मरीज़ देखने पड़ते हैं जो कोविड वार्ड में होते हैं या कोविड सस्पेक्टेड होते हैं, या उनको कोई भी सर्जिकल इशू हो तो वो फिर हमें बुलाया जाता है, तो फिर हम जाके आपके ओपिनियन उसके ऊपर ऑपरेशन भी करते हैं उनका। ये भी है अच्छा, मतलब कोविड वालों का ऑपरेशन भी पॉसिबल है? क्योंकि इस तरह के आजकल ये है कि 2 थिएटर बना दिए हैं, एक कोविड एक नॉन कोविड करके। तो जो कोविड सस्पेक्टेड या कोविड हैं तो उनको उस थिएटर में ले जाते हैं ताकि वो फिर उनकी सफाई उसी तरह से स्टरलाइजेशन हो सके जो प्रॉपर तरीका है। डॉक्टर साहब, आप अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में आपने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस जो हैं आप अटेंड करते हैं, आपकी राय जो है एक मायने रखती है। आप क्या समझते हैं कि जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन्स है इसमें जो टेक्नोलॉजी है उसका कितना किरदार होने जा रहा है? और जिस तरह भी हम सुनते हैं शायद स्वीडन में चिप लगाने का उन्होंने एक तजर्बा किया है, तो क्या ये UK में या पूरी दुनिया में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होंगे? इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? ये बड़ा एक आजकल हॉट टॉपिक है जो गर्दिश कर रहा है इस सिनेरियो के हिसाब से, क्योंकि हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, अब उसके पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था फ्यूचर ऑफ मेडिसिन वो ये था कि हाउ टू क्योर द डिजीज़। जैसे मुख्तलिफ़ बीमारियाँ हैं वो उसमें ऑर्गन ऑर्गन डिजीज़ होती है, तो ऑर्गन को बदलना पड़ता है, उस ऑर्गन को आप ठीक नहीं कर सकते। तो या तो वो इलाज निकालें जिससे उसी ऑर्गन को ठीक करें, या ऐसा कोई इलाज तरीका हो जिससे ऑर्गन को डेवलप किया जाए और फिर ऑर्गन की रिप्लेसमेंट आसान हो जाए। बजाय आप देखें मिलियंस के हिसाब से लोग वेटिंग लिस्ट में बैठे होते हैं और ऑर्गन नहीं मिलते उनके। बिल्कुल ऐसे मैचिंग का प्रॉब्लम, ये वो बहुत सारी तो ये टेक्निक्स आई हैं, डेवलप हुई थी। इस पर हमने 2 कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा लिया। लेकिन अब से कोविड आने की वजह से ये हुआ है कि एक और शाख खुल गई अब कि अब कोविड जो है ये तो पता नहीं कब ख़त्म होगा, ये तो आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बन गया है एक तरह से। तो इसके अंदर आप देखें कि पूरी जो लाइफ है उसमें चेंजेस आ रही हैं, तरीका ज़िंदगी जो है बदलता जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, आपने बेशुमार जो गाइडलाइंस आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसके हिसाब से ये हो रहा है कि अब ये जो बीमारियां हैं उनको कोविड के सिनेरियो में कैसे इलाज करना है।
बिल्कुल। क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया और उसकी वजह से ये हुआ कि जितने भी इलेक्टिव सर्विसेज थी, ऑपरेशन हो या मरीज़ों का विज़िट करना हो हॉस्पिटल में, आउट पेशेंट क्लिनिक में, वो सब बंद हो गया था। फिर स्लोली उन्होंने जो है ना बहुत ज़रूरी जो मरीज़ थे उसके लिए एक टेली मेडिसिन टाइप का जो है, हमने भी इस प्रोग्राम भी कर चुके हैं हम इसके ऊपर, और मेरे 3 साल से बहुत सारे लेक्चर हैं इसके ऊपर, टेली मेडिसिन और टेली सर्जरी के ऊपर। ये हमने दिए थे कि हाउ टू ऑपरेट फ्रॉम डिस्टेंस। तो ये जो वीडियो के थ्रू बेसिकली जी वो उसका एक पूरा एक सिस्टम है, एक रोबोटिक से सर्जिकल सिस्टम चाहिए होता है, और ये इंटरनेट सिस्टम है, उसके ज़रिए जो है ना वो, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग बहुत हाई लेवल की चाहिए। हर आदमी के बस की नहीं है, हर आदमी नहीं कर सकता इसको ना। उसके प्रोफेशनल जो है उसकी कमी भी होगी पूरी दुनिया में। बिल्कुल, वो तो बहुत थोड़े हैं, उंगली पे गिन लें हम ना, ऐसे इतने है ही नहीं। वो तो बहुत हाई कैलिबर है उसका ना। सही। हमारे एक कुलीग होते हैं, 2 डिस्टेंस फ्रेंड कह लें क्योंकि बहुत अरसा हो गया मिले हुए, वो कनाडा में होते हैं, उनका हाईएस्ट नंबर है टेली सर्जरी का दुनिया के अंदर। वो पाकिस्तानी है? वो ईरानी है, हाँ, मेहरान अनवारी नाम है उनका, और वो 400 माइल जो है ना वो रेगुलर ऑपरेट करते हैं अब कनाडा में। नॉर्थ शोर बे हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है ना, तो वो हाईएस्ट नंबर है दुनिया के अंदर। वेरी गुड, माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये कि जो प्राइमरी केयर है वो किस तरह से काम करती है और उसका फ्यूचर क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सिस्टम है यहाँ पे, क्योंकि दुनिया में डिफरेंट सिस्टम काम कर रहे हैं। हमारे पास जो यूके में NHS सिस्टम है, प्राइमरी हेल्थ केयर है, सेकेंडरी टर्चरी, इस तरह से चलता है। अमेरिका है, उनमें भी प्राइमरी उनके फैमिली फिजिशियन और हॉस्पिटल सर्विसेज होती हैं, तो उनके यहाँ डिफरेंट सिस्टम है, क्योंकि वो सारा कवर्ड होता है इंश्योरेंस के थ्रू ना। हमारे पास जो है ना वो गवर्नमेंट रिलेटेड जो है ना, गवर्नमेंट सपोर्टेड जो है ना हॉस्पिटल सिस्टम है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर जो है ना वो सारा जो गवर्नमेंट की बजट है वो प्राइमरी हेल्थ केयर पे होती है। वो पैसे जितने गवर्नमेंट जो देती है वो GPs को देती है, जनरल फिजिशियन जो है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके थ्रू वो सर्विसेज बाय करता है फ्रॉम हॉस्पिटल, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं, किसी से भी कर सकता है कोई भी सर्विस ना। तो यानी ये GP का इख्तियार है? GP का इख्तियार है, वो पेशेंट की चॉइस है। अब तो क्योंकि पेशेंट के लिए ओपन कर दिया, पहले ये होता था कि जो आपका एरिया का हॉस्पिटल है वहीं आप रेफ़र होंगे, अगर वहाँ पे सर्विस नहीं है तो रीजनल पे जाएंगे। अब पेशेंट GP को कह सकता है कि मुझे एडनबरा जाना है, ग्लासगो जाना है या मैनचेस्टर जाना है, अच्छी सर्विसेज जहाँ वो देखता है कि जो सर्जन अच्छा है या उसने स्टडी देखा, उसके ऊपर उसकी जो प्रोफाइल देखी हो और उसका जो है ना जो प्रोसीजर वो करते हैं उसका रिज़ल्ट देखे हों, तो वो कहे कि नहीं मुझे इनसे कराना है ऑपरेशन या मुझे इनसे सर्विस लेनी है, तो वो GP वहाँ रेफ़र कर देते हैं। तो ये जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर में ये है कि बड़ा अफेक्ट इससे होगा कि टेली मेडिसिन का काफ़ी रोल आ जाएगा इसके अंदर। जैसे फ्रीक्वेंटली लोग विज़िट करते थे वो शायद कम हो जाएँ। अभी शायद उन्होंने ये प्रैक्टिस भी शुरू की है कोविड के दौरान। हाँ, वो कहते हैं कि आप टेलीफोन के ज़रिए जो है ना वो डिस्कशन करें और टेलीफोन के ज़रिए सर्विस ले लें। इसी तरह वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल ने भी सर्विस इस तरह की जो है ना शुरू की है कि वो आपको टेलीफोन पे एडवाइस दे देते हैं। तो ये एक टेली मेडिसिन का पार्ट है, एक इज़ नॉट ए प्योर का टेली मेडिसिन, इज़ ओनली स्मॉल पार्ट है। टेली कंसल्टेशन कह सकते हैं इसको। टेली मेडिसिन का बड़ा वाइड रोल है उसमें। तो आप पेशेंट को देखते हैं, ECG कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, उसकी ऑस्कल्टेशन कर सकते हैं। डिफरेंट डिवाइसेस बनाए गए कि जो मरीज़ के पास हों और मरीज़ अपने दिल पे रखे और डॉक्टर अपने पास सुन ले क्लिनिक के अंदर। लेकिन अभी आपको लगता है कि इस पे काफ़ी टाइम है उस जगह पे हाँ, लेकिन चूंकि जिस तेज़ी से ये मार्केटिंग हो रही है, टेक्नोलॉजी उसी तरह जो लोग डेवलप कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इसकी देखें मार्केटिंग करें और वो चीज़ें बेहतर से बेहतर बना के लाएं जिसके उसके रिज़ल्ट अच्छे हों। इसका हमने देखा भी है, अभी एक्सपेरिमेंट भी हुआ जब ये कोविड की वजह से वेंटिलेटर्स शॉर्ट हो गए, तो हमने ये देखा कि हूवर बनाने वाली कंपनीज जो हैं उन्होंने भी वेंटिलेटर के ऊपर इन्वेस्टमेंट की और बनाने की कोशिश की। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो था प्राइमरी। तो वेंटिलेशन जो है ना उसका काम होता है कि एक तरफ से ऑक्सीजन को ले और दूसरी तरफ पंप कर दे। एक पंप का काम है बेसिकली वो ना जी। अच्छा, दूसरे जो रोल है वेंटिलेशन का, वो चूँकि लंग ही कर रहा है, वेंटिलेशन नहीं कर रहा। अगर वो प्योर अगर आपको ट्रांसफ़र करना है लंग का फंक्शन, तो उसके लिए फिर आपको ECMO या हार्ट लंग मशीन यूज़ करनी पड़ती है। तो पूरा लंग का फंक्शन जो है एक मशीन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो जो एक गैस जाती है अंदर, एक्सचेंज होती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर बॉडी में जाती है, वो सारा काम मशीन करती है। वेंटिलेशन का काम जो है ना, ये 2 किस्म के फंक्शन है, या तो वो वॉल्यूम है
या तो आपको ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो वो देगा आपको, या आपको प्रेशर चाहिए तो वो प्रेशर से आपको ऑक्सीजन फेंकेगा। बल्कि अब डिस्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने इंक्लूड कर दिए कि पहले मल्टी उसमें यूज़ कर लें। हाँ सही कह रहे हैं, क्योंकि वो अगर एक है तो उसको मल्टी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप लीड नहीं लगाते प्लग की, एक सॉकेट होता है, लेकिन आप वो लीड लगा के सॉकेट से 5-6 जो है ना उसके कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। जी नाजरीन, आप इस शो में लाइव कॉल कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के साथ बात कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो अभी स्क्रीन के ऊपर शो होना शुरू हो जाएंगे, और आपके पास बेहतरीन मौका है कि एक बहुत सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपने जो भी मसाइल हैं वो इनके साथ डिस्कस कर सकें। डॉक्टर साहब, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं ये क्या है और इनमें क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं? या इसमें जो रोज़ हमारे मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो हमारी बॉडीज़ हैं उनके साथ हमारे रोज़ वेबिनार्स हो रहे होते हैं आजकल ना, हर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। कल भी था हमारा, कल BPH पे था कि कोविड में BPH को कैसे ट्रीट करना है। जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी होती है, ओल्ड एज पीपल होते हैं, उसमें क्या जो उनका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, फिर उन्हें पेशाब की तकलीफ़ होती है, या तो पेशाब रुक जाता है या उन्हें बार बार आता है, उनको उठ के दौड़ना पड़ता है, और रातों को भी उनकी जो है नींद डिस्टर्ब होती है, उनको 2-3 मरतबा जो है ना वो अपना ब्लैडर एम्प्टी करना पड़ता है, खाली करना पड़ता है। तो उसके लिए वो कल बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी ला रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब कोविड की वजह से, क्योंकि ये एरोसोल इन्फेक्शन है या ये कॉन्टेक्ट इन्फेक्शन है कि एक दूसरे से टच होके, तो पता नहीं होता कि कौन जो है ना वो कैरियर है और कौन जो है ना वो बीमार है। इसकी वजह से किसको कोविड हुआ है, मुझे, आपको, थर्ड पर्सन को, अगर आप दोनों ठीक हैं तो हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें यकीन होना चाहिए इसका। और ऐसे कोई टेस्ट भी अभी ऐसा वैलिड टेस्ट मौजूद नहीं है इस दुनिया के अंदर पूरी कि जो ये आपको बताए। ये सब जो है ना टेस्ट आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं, और ज़्यादातर क्लिनिकल जजमेंट हो रही होती है ये उसकी बुनियाद पे, या इमेजिंग लेते हैं आप CT करके या चेस्ट एक्सरे करके, उसकी इमेज से जो है ना आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कोविड हो सकता है। लेकिन जो एंटीबॉडीज टेस्ट है जो अभी करने लगे हैं, क्या वो एक्चुअल अभी तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा। वो भी सब डाउटफुल टेस्ट हैं एक्चुअली। इसलिए कि कोई भी टेस्ट मार्केट में लाने से पहले डायग्नोस्टिक उसकी पूरी ट्रायल होते हैं, वो ट्रायल मुकम्मल नहीं हो पा रहे अभी तक, पहले और उसके लिए 2 टाइप की जो इस वक्त मौजूदा ट्रायल है, यही हम डिस्कस करना चाह रहे थे कि जो रीजेनरेटिव मेडिसिन है, जो फ्यूचर ऑफ मेडिसिन है, उसमें आपका प्री क्लिनिकल ट्रायल का रोल ख़त्म हो जाता है। इसमें प्योर डायरेक्ट क्लिनिकल ट्रायल आ जाते हैं। आप उस मरीज़ का ट्रायल उस ड्रग से खुद कर सकते हैं आप। ये टेक्निक्स डेवलप हुई हैं। डॉक्टर साहब एक कॉल आ गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब से मैं बात कर सकता हूँ? जी जी करें। जरूर जरूर जनाब। जी, मेरा नाम अहमद खान है जी सर। मैं आपसे एरो मास्क में मिला हूँ। अच्छा 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 जी। अच्छा, एक मैं बात करनी है, मेरा मसेरा पाकिस्तान में। जी सही। तो उसकी जो है ना ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता टांगों में। अच्छा। तो उसकी एज 70 से ऊपर है, अभी तकरीबन 4-5 साल हो गए उसको। अच्छा। बड़ी प्रॉब्लम में है। दोनों टांगों में नहीं होता, ये एक में नहीं दोनों होता? टांगों में है। अच्छा, तो उनके कोई टेस्ट वगैरह हुए? सिगरेट वगैरह पीते हैं क्या? उसे कराए पहले तो ऐसे हकीम वगैरह या ऐसे लगे रहे, फिर बाद में उन्होंने कराची में इलाज भी कराया, पर उन्होंने बाद दिखाया भी इसका सर्कुलेशन नहीं होता। नहीं मुझे ये बताएं, मैं समझ गया बात आपकी। वो स्मोकर हैं क्या? नहीं, अब नहीं है स्मोकर। डायबिटीज नहीं। ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई? यस होगा। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि ये एक बीमारी कहलाती है, इसे कहते हैं पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ये तो हमारा वेबसाइट पे चले जाएं, आप कांटेक्ट करें मुझसे, मैं आपको बता दूंगा, या हाफिज़ इकराम साहब से रब्ता करके मुझसे कांटेक्ट कर लें, तो वो इन्वेस्टिगेशन करा के मुझे बताएं। उसमें मुख्तलिफ होते हैं, डॉपलर स्कैन होते हैं, CT एंजियोग्राम होते हैं, वो देखते हैं कि कौन सी आर्टरीज ब्लॉक हैं, क्योंकि एक आर्टरी टांग में आती है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है 2 आर्टरीज में, फिर 3 आर्टरीज में जो नीचे जाती है टांग के अंदर। तो वो देखना पड़ता है कि उनकी कौन सी आर्टरीज ब्लॉक है, उनके एओर्टा में ब्लॉकेज है या उनकी जो नीचे जो टांगों में आती है डिवाइड होके एओर्टा से, वो ब्लॉकेज है। तो ये कहलाती है पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स पे आप बात कर रहे थे वो दोबारा इनसे शुरू। तो ये जो है ना सारे कोविड की वजह से अब पूरा सिनेरियो बदलता जा रहा है, क्योंकि ये सब कहलाते हैं एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। एंडोस्कोपीज हो गई,
लेप्रोस्कोपी हो गई, जो भी ये की होल सर्जरी हो रही थी, तो इसके अंदर आप गैस फिल करते हैं, और गैस ऐसा कोई भी प्रोसीजर जिसमें गैस के निकलने का इम्कान हो, या जो फ्लूइड जो होता है बॉडी का, या जो चैनल यूज़ हो रहा है उसका फ्लूइड बाहर आ रहा हो, एवापोरेट कर रहा हो, तो इन्हें कहते हैं एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। ये बड़े रेस्ट्रिक्टेड कर दिए गए इस कोविड की वजह से, क्योंकि ये एरोसोल इन्फेक्शन है। इसकी वजह से आपको कोविड अगर किसी को हो, कोविड पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हो, तो हाईली चांसेस होता है कि जो लोग भी एनेस्थेटिस्ट हुए, थिएटर स्टाफ हुए, रनर हुए, सर्जन हुए, असिस्टेंट हुए, ये प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के। तो ये अब पूरा सिनेरियो बदलता जा रहा है कि कोविड की सिचुएशन में मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, जैसे समझें कि हार्ट ऑपरेशन हैं, लंग के ऑपरेशन है, या किडनी के ऑपरेशन है, या ऑर्थोपेडिक हिप रिप्लेसमेंट ऑपरेशन है, या जो है बैरिएट्रिक सर्जरी है, मोटापे के जो ऑपरेशन है वो किस तरह किया जाए। गॉल ब्लैडर ऑपरेशन अब आप देखें गोल्ड स्टैंडर्ड था लेप्रोस्कोपिक इस वक्त। पहले ओपन सर्जरी होती थी, वो ख़त्म हो गई, अब लेप्रोस्कोपिक आ गई। तो अब ये रिस्की हो गए हैं ऑपरेशन। तो अब ये नया एक सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। साइंटिस्ट रोज़ बैठ के एक नई गाइडलाइन आ रही होती है कि किस तरीके से सेफेस्ट तरीके से इसको किया जाए। अच्छा, इसमें जो अभी करंट सिचुएशन का एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, वो ये है कि जितने भी मेजर ऑपरेशंस थे या छोटे ऑपरेशंस थे वो सारे ऑन होल्ड हैं। कब ये सारा दोबारा ये सिस्टम रिवाइव हो जाएगा? क्योंकि अभी मेरे जानने वालों में ऐसे लोग हैं कि जिनकी बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, वेटिंग लिस्ट पे बैठे हैं, वेटिंग लिस्ट पे है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि वो इसी तरह बेड पे मर जाएंगे, क्या होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड और लॉकडाउन होने की वजह से हुआ था कि गवर्नमेंट ने जो है ना वो तमाम इलेक्टिव ऑपरेशंस, इलेक्टिव प्रोसीजर जो थे, एंडोस्कोपीज थी, जिससे ख़तरा था कोविड होने का। क्योंकि ये हो रहा था कि एक पीक आ रहा था कि उस पीक के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों की जो है ना वो इन्फेक्शन होंगे, और उस इन्फेक्शन की वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अमवात बहुत होंगी, जो कि प्रोफेसर फर्गूसन ने तो शायद 6 मिलियन का जो है ना टारगेट दिया था कि इतनी अमवात हो जाएंगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉकडाउन करना पड़ा। ओके, हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी सिस्टर, कैसी हैं आप? ज़रा ज़ोर से बात करेंगी आप? डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब में की दलानी प्रॉब्लम आता तो स्टार्ट भी पे पे था, शुगर भी आता, एक घाटे में से भाई गिल्टी था रोड नहीं तो वो बड़ी स्पेक्टिस ने जी बाहर में भी जी ठीक है। वो ये कह रहे हैं गला ख़राब है और शुगर भी है और गिल्टी है। एक गिल्टी कहाँ पर है? क्या करता हूँ तो फिर एक और मुझे गिल्टी का है। गिल्टी केड़ी जगह आते है? घाटे में गले में। थायराइड का हो सकता है। ठीक है, देखें डायबिटीज़ के लिए तो आपका डॉक्टर को रुजू करें सारी चीज़ों के लिए कि वो देखें कि आपकी जो शुगर कितनी बड़ी है। डाइट से ठीक हो सकती है, दवा के ज़रिए ठीक हो सकती है, गोलियों के ज़रिए, या इंसुलिन के ज़रिए, वो डिसाइड करेंगे देख के कि किससे होगा। थायराइड जो आपका बड़ा है, गर्दन में गिल्टी है, उसके लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, कुछ थायराइड फंक्शन टेस्ट है, TSH और T4 कराइए या T3, और अल्ट्रासाउंड कराएं एक नेक का, तो वो भी GP आपके ऑर्डर करके देंगे। तो ये उससे आपको पता चलेगा कि जो गिल्टी बढ़ी हुई है वो हाइपर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, उसका फंक्शन ज़्यादा है या कम है या नॉर्मल है। तो वो तीनों स्टेट देखनी पड़ती हैं कि नॉर्मल है, बढ़ा हुआ है या कम है, तो उसके मुताबिक फिर उसका इलाज जाना जाता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो एंडोस्कोपियल प्रोसीजर्स हैं ये क्या है, और जो फ्यूचर मेडिसिन्स में ये किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि जिस तरह सर्जरी में डेवलपमेंट हो रही थी, तो पहले जो है ओपन सर्जरी थी। आप देखें जो ग्रीक माइथोलॉजी में अगर आप जाएं और वहाँ देखें जाके, तो एक मुक़द्दस बॉडी समझी जाती थी, पायस, लोग टच करना बड़ा गुनाह समझते थे इसको। और उस वक्त जब ऑपरेशन शुरू हुए तो कोई ग्लव कुछ नहीं थे, हाथ से सर्जरी होती थी, दे टच द बॉडी विद द हैंड। तो ये जिससे इन्फेक्शन रेशो ज़्यादा का इन्फेक्शन रेशो था। फिर ग्लव जब आए तो ये पहला जो है ना वो समझें कि ये डिस्टेंस सर्जरी होना शुरू हुई कि ग्लव्स आ गए और ग्लव्स के ज़रिए सर्जरी हुई, आपने बॉडी को डायरेक्ट टच नहीं किया। फिर ये 20 साल हो रहे हैं, अब तो 30 साल होने को आ रहे होंगे। 90 में ये शुरू हुआ था, वैसे तो बहुत पहले इक्का दुक्का थे, लेकिन जो कॉमन जो बूम आया एकदम वो 90 से आया। 90 के बाद जो है ना गॉल ब्लैडर हुए, लोगों ने कहा नहीं और कोई सर्जरी नहीं होगी। अब ये कहते हैं कि हर सर्जरी हो सकती है उससे। बिल्कुल। तो हाथ बाहर आ गए पेट से, आप वो जो है हाथ अंदर नहीं जाते
और छोटे छोटे होल करते हैं, जैसे की होल सर्जरी कहते हैं, की होल की तरह, और मशीन के ज़रिए वो एक नया स्किल डेवलप हुआ। फिर रोबोट आ गया कि वहाँ 6 फीट बैठ के दूसरे कमरे में 10 फीट, 1 माइल, 1000 माइल, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। तो पहला ऑपरेशन मेरे सेंटर ने जो है ना किया था इसका, वो ट्रांस अटलांटिक ऑपरेशन था उसका, जो है ना लेंस हार्ट जो है ना उसका प्रोजेक्ट था उसका नाम। और मेरा जो प्रोफेसर, जो मेरे प्रोफेसर थे, ही सिटिंग इन द न्यूयॉर्क एंड पेशेंट वाज इन द फ्रांस, स्ट्रासबर्ग, एंड ही रिमूव द गॉल ब्लैडर फ्रॉम द। तो ये टेली सर्जरी का पहला जो है ऑपरेशन हुआ, ट्रांस अटलांटिक ऑपरेशन भी कहते हैं इसे, लेकिन इसका लिंडबर्ग ऑपरेशन प्रोजेक्ट नाम था इसका जो है ना इसमें। जी डॉक्टर साहब एक कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी जनाब। जी मैं सवाल पूछूं आपसे? जी जी पूछिए। इसीलिए तो आपने कॉल किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम का, मुझे भी फायदा हो रहा है और बाकी लोगों को भी। जरा थोड़ा लाउडली बोलेंगे आप? मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरा सवाल ये है जी कि ये कोरोना वायरस है या बैक्टीरिया है? हाँ ये वायरस है। अगर बैक्टीरिया है तो उसका सही ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया? हाँ नहीं वायरस है, वायरस है। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि मुझसे लोगों ने ये कहा है कि अगर मेरा अपॉइंटमेंट आए आजकल में तो मैं हॉस्पिटल ना जाऊं। इस बारे में क्या? किस चीज का अपॉइंटमेंट आए? कोई खास चेकअप अपॉइंटमेंट? चेकअप जी ये फियर है। अगर ये फियर रूटीन है। अपॉइंटमेंट है तो देख लें, आप पूछ लें उनसे कि वो उन्होंने क्या इंतजाम करके रखे हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल ने यकीनन अगर वो फिज़िकल बुला रहे हैं, अमूमन तो अभी तक फिज़िकल नहीं बुला रहे हैं। मैं भी जो कर रहे हैं वो मैंने टेलीफोन क्लिनिक्स किए हैं, टेली सर्जरी के ज़रिए ना, टेलीफोन क्लिनिक्स, इसको वर्चुअल क्लिनिक कहते हैं। वर्चुअल क्लिनिक की हमने 3 साल पहले किया था सारा कयूम साहिबा के साथ, NGO जो होती है उनकी, जो उसके ऊपर हमने 3 जो है ना ये स्काइप क्लिनिक की हमने, 2 थर में, एक पाकिस्तान कराची के अंदर। तो ये 3 साल पहले हम ये तजुर्बा कर चुके हैं आराम से, और इसमें हमने 30 40 मरीज़ देखे इसके अंदर। तो ये वर्चुअल क्लिनिक कहलाती है। तो ये तो अब इसका बूम आने वाला है वर्चुअल क्लिनिक का, बड़ा कॉन्सेप्ट जो है ना ब्राइट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्यूचर यही है यहाँ पे NHS इस वक्त। तो जब तक कोविड ख़त्म नहीं होता ये बेस्ट मेथड है। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है इस वक्त वो ये पाया जाता है कि जी कोविड है तो हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि जो हॉस्पिटल गया वो वापस नहीं आता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें 2 राय हैं। एक तो ये होता है जो बीमार हैं, जैसे जिनको सांस की तकलीफ हो रही है। हमने यहाँ अपने इस चैनल से 2 प्रोग्राम किए हैं कोविड के ऊपर। एक हमने किया कोविड और इम्यूनिटी के ऊपर, एक हमने बताया था कि कोविड की जो है ना वो कितने स्टेजेस हैं। जैसे हमने बताया था कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, क्रिटिकल है। हमने ये वेंटिलेटर भी दिखाए, ECMO मशीन भी दिखाई, सारा कुछ है इनके पास। अभी पैक में होगा कि कुछ लोग हैं यहाँ पे, अभी हमारी एक नर्स थी वो ECMO मशीन के ऊपर थी उसकी, और मेरे रजिस्ट्रार में बताया कि बहुत से लोग ECMO से वापस भी आ गए। हम ये समझ रहे थे कि ECMO पे जो जाएगा वो मशीन है जो लंग का काम बाहर करती है बॉडी से, तो ब्लड जो है उसको ले जाते हैं बॉडी से बाहर, और फिर वो सारा लंग का काम करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी के अंदर लेकर आते हैं। तो वो मशीन के थ्रू ऐसे वो ECMO मशीन कहलाती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन सिस्टम कहलाता है वो, या फिर हार्ट लंग मशीन करती है। तो वो जो है हम समझते थे कि उस पर जो चला गया वो फिर उसको ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। लंग इस हद तक डैमेज हो गया है कि वो ठीक नहीं हो सकता, काम नहीं कर रहा। लेकिन कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स आई सामने कि लोग ठीक हो गए, उनके लंग ने रिकवर किया और वो ECMO से वापस आ गए। तो 3-4 महीने लगते हैं लोगों को वापस इस तरह स्लोली रिकवर होने के। तो लोगों को जाना चाहिए हॉस्पिटल अगर वो ठीक है और उनका नॉर्मल अपॉइंटमेंट है और वो फिजिकली बुला रहे हैं। इस वक्त तो उन लोगों को सिर्फ बुलाया जा रहा है जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है, जिनको जो हाई कहना चाहिए हाई रिस्क कैंसर पेशेंट जो पेशेंट है, और जिनको ज़रूरी है कि देखना है। डॉक्टर साहब एक ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक के बाद हम दोबारा इंशाल्लाह वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सेहत ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन जो है वो जारी है। हम आपकी कॉल्स भी ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुफीद गुफ्तगू हो रही है। जो हमारी तिब का फ्यूचर है, मेडिसिन का फ्यूचर है, उसके ऊपर क्या चेंजेस आने वाली हैं, उसके ऊपर गुफ्तगू जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलमास काजी, सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्जन हैं NHS में। जी सर, हम बात कर रहे थे मुस्तकबिल में जो चेंजेस आ रही हैं मेडिसिन के हवाले से, उसके ऊपर
जो हमारे नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं हेल्थ केयर में, इसमें किस तरह के मसाइल आप देख रहे हैं और उनमें क्या बेहतरी की तवक्को है? उसमें जैसे अभी हमने आप बात की कि एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर जो है वो बड़े मोहतात तरीके से किए जा रहे हैं। इसी तरह जो है ना ये सारी दुनिया के अंदर सिनेरियो बन रहा है कि अमेरिका में, बरतानिया में, यूरोप के अंदर कि जो नॉर्मल हम जो प्रोसीजर कर रहे थे, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी आ गई थी कि बहुत ज़्यादा जो है ना टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो गई थी। लेकिन कोविड की वजह से ये हुआ है कि हाईली इन्फेक्शस चूँकि ये ऑर्गेनिज़म है और उसकी वजह से जो है ना वो चूँकि ये जानलेवा भी हो सकता है, किसी को ये नहीं पता कि उसको अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसको माइल्ड होगा या क्रिटिकल स्टेज पे चला जाएगा। तो ये नहीं पता बॉडी रिस्पॉन्स कैसे करेगी। एग्जैक्टली क्योंकि इसमें यही है ना, माइल्ड मॉडरेट जो होते हैं वो तो घर पे बैठ के आप इलाज कर सकते हैं, पैरासीटामोल ले लें, पानी पीते रहें, अपने आप की ग़िज़ा अच्छी रखें, हेल्दी ग़िज़ा खाएं, ठीक हो जाएंगे। 90% लोग ठीक हो जाते हैं इसमें, जैसे फ्लू कहीं जाना नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो 90% में फॉल कौन करेगा और 10% में कौन फॉल, ये बड़ा मुश्किल का है। कोई किसी इसका डिसीजन बॉडी खुद कर रही है। हाँ, बेसिकली कोई गारंटी नहीं, या तो वायरस कर रहा है या बॉडी कर रही है। हाँ, तो इन्फेक्शन बेशुमार लोगों को होगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। वैसे जी, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। हर दूसरा बंदा जिसके साथ मेरी डिस्कशन हुई है उसने ये बताया है कि इस दौर में एक बुखार हुआ, जिस्म में दर्दें थीं, फिर वीकनेस होगी। हर दूसरे बंदे की ये स्टोरी है। तो क्या हम ये अज्यूम करें उनको वायरस हो गया था? बिल्कुल, वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। ये तमाम अलामात हैं माइल्ड से मॉडरेट की। मॉडरेट में होता है कि जैसे बॉडी एक हो रहा है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ये मॉडरेट में चला जाता है। माइल्ड होता है कि जैसे फीवर हो गया, उसको ड्राई कफ हो गया। डॉक्टर साहब एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम सर। जी जनाब, जुबैरी साहब। जी, मेरा नाम जमीर है। मैं एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम है। जी 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 बोलिए। मुझे प्रॉब्लम है लेग की ना। मैं जब ये उठता हूँ जी जी तो घुटनों पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है और उसके बाद लेग जो है थोड़ी दूर चल के ना जी जी उसमें दर्द शुरू हो जाता है। मतलब है कि जैसे टाइट हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। पिंडलियां टाइट हो जाती हैं आपकी? जी जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। और जो है ना पाँव में सूजन भी है। ये जो घिटे तक। जी ये बिल्कुल सही। देखिए आपकी उम्र कितनी है, पूछ सकता हूँ? उम्र तो तकरीबन 77 78। अच्छा, और कोई और मेडिकल कोई और प्रॉब्लम्स है आपको? पहले तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर है, बाकी तो। सिगरेट वगैरह पीते हैं क्या आप? सिगरेट वगैरह तकरीबन 10-12 साल पहले पीता था, छोड़ दिए थे। देखिए इसमें आपके दो वजूहत हो सकती हैं। एक में तो ये है कि आप प्लेन एक्सरे नी का करवाएं तो उससे पता चले कि आपका जो नी है उसकी अंदर जो स्पेस होता है जॉइंट का वो कितना है, वो कम तो नहीं हो गया, क्योंकि उससे भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज़ ये है कि एक डॉपलर है, बहुत आसान से अल्ट्रासाउंड होती है स्पेशल किस्म की, वो आपकी जो टांग में सर्कुलेशन है ब्लड की वो देखते हैं। तो दोनों किस्म के डॉपलर होते हैं, एक वीनस और आर्टेरियल। आर्टेरियल ये बताता है कि खून कितना टांग के अंदर आ रहा है, और जो आप सूजन बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि रिटर्न आपका जो स्लो है उससे टांग में सूजन आ रही है। तो वीनस डॉपलर भी करा सकते हैं कि वो बताएगा कि कितना जो है ना आपका रिटर्न हो रहा है। तो सिंपल 2 टेस्ट है, आसानी से पता चल जाएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बता रहे थे अपने। तो ये जो है ना माइल्ड मॉडरेट होता है, जो क्रिटिकल और सीवियर होते हैं उसमें जो होता है ये होता है कि लोगों में हुआ क्या कि जब ये फरवरी के एंड से शुरू हुआ तो चाइना के अंदर एक बड़ी तादाद जो है ना उसको अस्पताल का रुख करना पड़ा, और उनको सांस की तकलीफ़ रही, और बेशुमार लोगों को उन्होंने सांस की तकलीफ़ में देखा कि उनको शायद 2 किस्म के फेलियर होते हैं, रेस्पिरेटरी टाइप 1 टाइप 2। तो बहुत से लोग टाइप 1 फेलियर में जा रहे थे, हाइपोक्सिया हो रहा, टाइप 2 में जा रहे थे। टाइप 2 में जब चला जाता है इंसान तो इसका मतलब है कि बॉडी इस काबिल नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से वो निकाल सके। उसके लिए फिर मशीन की ज़रूरत पड़ती है कि वो फेंके निकाल के और ऑक्सीजन ले और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाले बॉडी से। तो ये हुआ कि वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ी, और एकदम ये हुआ कि बहुत ज़्यादा तादाद हुई तो वेंटिलेशन कम पड़ गए, और फिर दुनिया ने भी ये तमाशा देखा। फिर वो बीमारी निकल के जो है वो वहाँ से बाहर आ गई। जब बाहर आई तो लाइन लग गई, फिर वहाँ भी यही हुआ।
अच्छा, उसमें यह हुआ कि जो कमज़ोर लोग थे, मुख्तलिफ बीमारियां थी जिनको, ऐसी वो बीमारियां में मुब्तला थे या वो दवाएं ऐसी ले रहे थे जिससे उनका इम्यून जो सिस्टम था बॉडी का वीक हो गया। वो कमज़ोर हो गया था। जैसे डायबिटीज़ है वो कमज़ोर करती है, ट्यूबरकुलस हो, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन हो, या किसी को जो है वो ट्रांसप्लांटेशन हुई है उसकी, या दवाएं ऐसी वो ले रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, या एंटी रिजेक्शन मेडिकेशन ले रहे हैं, इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं ले रहे हैं, तो वो सारे आपके जो मुदाफ़ियती निज़ाम है उसको कमज़ोर करती है। उसके लिए तो वायरस के लिए तो मैदान खुला मिल गया उसको, तो वो बात तो आई है और आके इसने जो है वो लपेट में लिया लोगों को, तो यूँ तेज़ी से हुआ। अच्छा, शुरू में हुआ था कि ये एरोसोल नहीं है, लेकिन बाद में पता ये एरोसोल है, क्योंकि जितने भी ये जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं ज़्यादातर एरोसोल होते हैं, यानी कि आप छींक मारें, खांसी करें तो ये ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके अंदर ये जो है ना ऑर्गेनिज्म जाते हैं और ये वायरस जो है वो स्प्रेड हो जाता है। और फिर इसका हुआ ये कि क्योंकि ये सेल के अंदर जब चला जाता है तो बहुत तेज़ी से वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि डिवाइड करता है बहुत तेज़ी से, और फिर ये जो बॉडी का मुदाफ़ियाती निज़ाम है ना उसे इन्वाइट करता है। तो वो जो मेरे साथ, हाँ, तो वो जो सिस्टम अगर वीक हो तो वो एक तो उस वायरस को नहीं किल कर सकता, दूसरे क्या करता है कि वो मिसगाइडेड होकर नॉर्मल सेल को भी डैमेज करने लगता है। तो लंग के अंदर ये अगर ये शुरू हो जाता है लड़ाई, तो लंग डैमेज होगा और ऑक्सीजन जो है ना वो लेने के काबिल नहीं होगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के काबिल नहीं होगा। ये जो है ना सिनेरियो बना और उसकी वजह से ये लोगों को लॉकडाउन में जाना पड़ा या हार्ड इम्यूनिटी में जाना पड़ा। मुख्तलिफ डॉक्टर साहब हमारे पास कॉल्स हैं, लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। Can I speak to doctor? जी, यू कैन। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? Yeah, I just want to ask you before I've got an appointment next month, the 10th of June. Yes. Can I go to the hospital? Would you mind to repeat your question again, please? My question is that I've got an appointment on the 10th next of month June. of the 10th June. For what reason? Just heart checkup. Heart checkup, if going physically, you can ring to the secretary of the physician and ask them, do I need to come? All if right. they say yes, yes, you can go now. You Okay, can that'll take be fine. little bit measure, you take mask and wear the gloves and All right. go and come back. Then you can wash your hand nicely. If possible, you can go remove the clothes and go to the shower, take nice shower and then wear the new clothes. That you can do. Fine, thank you very much. You're welcome, my pleasure. जी एक और कॉल है हमारे साथ जी। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर। जी, मैंने आपको बताना था कि मुझे ना सयाटिका का मसला था, तो वो खैर मैं पाकिस्तान गई तो उधर मैंने ट्रीटमेंट करवाया, वो मेरा ठीक हो गया, लेकिन मेरी अभी टांग अभी तक भी ना जरा काफी मैं हैवी महसूस करती हूँ। क्या हुआ क्या था आपको? शाटिका। हाँ जी, शाइटिका था, तो वो उसके साथ मुझे काफी तकलीफ रही। तो शाटिका तो आपका तो जो है ना वो आपका कोई लंबर स्पाइन का जो है, जो कमर का जो है MRI वगैरह या CT स्कैन हुआ है? जी हुआ था, सब कुछ हुआ, इधर इंजेक्शन भी डॉक्टर ने दिया, चाइनी इलाज भी कराया तो नहीं ठीक हुआ, फिर पाकिस्तान से करवाया ट्रीटमेंट तो ठीक हो गया। नहीं, क्या ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करी या फिजियोथेरापी करी? वो भी करवाई की है, वो भी बेतहाशा की, लेकिन अब ठीक हूँ, वो मेरा ठीक है। नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी टांग जो है ना अभी भी ना जरा मुझे हैवी महसूस होती है और मुझे मतलब कि मैं कंफर्ट नहीं होती। कौन सी? एक टांग में होता है आपके या दोनों में? एक टांग में, क्योंकि एक टांग में ही था वो पहले भी। तो नहीं, आपका जो इलाज हुआ था उसमें कोई सर्जरी करनी पड़ी या फिजियोथेरापी? नहीं, उन्होंने किसी हकीम साहब से मैंने करवाया था, उन्होंने पाँव के ऊपर ना एक जड़ी बूटियों की कोई दवाई लगाई थी। अच्छा, ठीक है, हाँ सही है, कोई बात नहीं। आप एक काम कर सकती है कि आप दोबारा MRI करके देखें और पुराने MRI से कंपेयर करें कि जो आपकी जो जितनी कंप्रेशन थी नर्व के ऊपर वो ख़त्म हो गई है या वो कम रह गई है। जैसे 100% कंप्रेशन थी तो वह पता चला कि वो जो है 80% ठीक हो गई, 20% अभी भी है, तो इसकी वजह से फिर ये आपको तो हैवीनेस भी फील हो सकती है जी। बहुत नर्व पे जो है दबाव है आपके अभी थोड़ा सा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यानी कि हर्बल उन्होंने तरीका मे भी उसका कोई इफेक्ट रह गया उसमें। अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन है ये कि अगर पैदाइशी तौर पे किसी को नर्व इंजरी है और उसकी वजह से कोई ऑर्गन जो है वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? ये बहुत अच्छा सवाल किया अतर भाई आपने, क्योंकि हम जो है ये प्रोग्राम हमने रखा था कि रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन क्या होगी जी। क्योंकि इस वक्त जो है बीमारियों का क्योर नहीं है। कोई भी बीमारी हो, कैंसर हो जाए, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए
या डीजेनरेटिव डिसऑर्डर हैं जैसे पार्किंसन डिजीज़ है या और इस तरह की जो है ना बीमारियां हैं, अल्जाइमर्स हैं, तो ये इनके इलाज नहीं है। तो ये रीजनरेटिव मेडिसिन में इसका इलाज मौजूद था और ये जो है ना इसके मुख्तलिफ मेथड्स थे। हम इंशाल्लाह जारी रखेंगे इसको और इस पे जाएंगे अगर प्रोग्राम हमें इजाज़त नहीं देगा। लेकिन कोविड के हवाले से भी फ्यूचर मेडिसिन का जिक्र करना था कि कोविड के बाद मेडिसिन किस तरह प्रैक्टिस होगी, कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कैसे होगी, रेस्पिरेटरी कैसे होगी, जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रैक्टिस कैसे, इसकी फिर सर्जरीज़ कैसे होंगी, क्योंकि ये मेडिसिन से भी इलाज है, सर्जरी से भी है। तो दोनों पहलू पे अभी ये तो बहुत हम 2-3 प्रोग्राम करें तो कवर करना मुश्किल होगा कि इतना बड़े टॉपिक्स हैं ये। लेकिन ये जो सवाल है इसमें क्या होता है कि अगर कोई नर्व ख़राब है तो आपको रीजनरेट करने की होती है, क्योंकि नर्व या तो रीजनरेट हुई थी और इंजरी की वजह से पैदाइशी के तौर पे कोई इंजरी हुई और उससे ख़राब हो गई। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये है कि पैदाइशी तौर पे वो नर्व ही नहीं थी, सही है, मौजूद ही नहीं थी। सही ये हो सकता है, मसल ही नहीं बना। जैसे बाज़ दफ़ा पता है ना मसल होते हैं, पोलैंड चेस्ट कहलाता है वो, पेक्टोरिस मसल होता है। यहाँ पे 2 मसल होते हैं, एक मेजर एक माइनर, एक बड़ा मसल होता है एक छोटा मसल होता है। तो ये पूरा फैन की तरह से ऐसे आता है चेस्ट। बाज़ लोगों का वो मसल डेफिशिएंट होता है, अगर फीमेल में हो तो उसका ब्रेस्ट भी नहीं बनता। बिल्कुल। एक हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, जी मेरा नाम सिस्टर, जी नईदा सिस्टर, है। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं ये पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब से, क्या मुझे प्रॉब्लम हो गया है बल्जिंग डिस्क, मेरे नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी जी, और मेरी बैक की लोअर बैक में वो डिस्क थोड़ी सी स्लिप हो गई है। क्रैक हो गई और निकल आई है। जी जी, तो मैं सोच रही थी डॉक्टर साहब अगर क्या ट्रीटमेंट हो सके, सर्जरी करानी पड़ेगी या आपकी एज कितनी है? फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। 6 महीने से हो गई है और आपकी एज कितनी मैं है? तकलीफ में हूँ, चल नहीं सकती इतना। जी मैं समझ गया आपकी बात। आपकी एज कितनी है? एज मेरी एज 43 है, बहुत यंग हूँ डॉक्टर साहब। 43 में तो सही है। आप एक काम करें, अभी जब हालात ठीक हो, मेरे ख्याल में जुलाई तक बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से हो रहा है सिलसिला, देखें कल से काफ़ी लॉकडाउन इजी हुआ है। आज मैं देखा कि बहुत लोग निकले हुए थे क्योंकि दिन जो है ना ब्राइट था, सनी था, लोग काफ़ी अरसे से घरों में बैठे थे, बोर हो गए थे। तो बहुत मजमा देखा मैंने कि पार्कों के अंदर, सड़क पे भी काफ़ी लोग नज़र आए। तो ये जब रेस्टोरेंट की सर्विस, आप अपने जीपी से कहिएगा कि वो आपको एक तो न्यूरो सर्जन को रेफ़र करें, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन को रेफ़र करें। वो दोनों नी और सर्जन और न्यूरो सर्जन। जी, कमर के लिए जो है ना न्यूरो सर्जन, वैसे ऑर्थोपेडिक भी होते हैं जो स्पाइनल सर्जरी करते हैं, लेकिन आप देखें आपका जीपी कहाँ से सर्विस लेते हैं। तो नी के लिए आप ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं कि वो ये देखें कि आपके नी को बगैर ऑपरेशन के ठीक किया जा सकता है या आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। एक तो ये, दूसरे कमर का जो डिस्क स्लिप हुई है, वो नी का कह रहे थे क्या, मेरी उम्र बहुत कम है और मुझे 5 साल से नी प्रॉब्लम हुआ है, तो वो इंजेक्शन लगाते हैं, नर्व ब्लॉक प्रोसीजर्स जो दर्द कम करती हैं और पेन किलर खाती हूँ इसके लिए। तो मगर वो मेरी बैक तो दिसंबर 2019 में तकलीफ हुई थी और फिर चलना मुश्किल हो गया। थोड़ी मेरे ख्याल 10 मिनट सिर्फ खड़ी हो सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं। देखिए बहुत सारे हैं रीजनरेटिव मेडिसिन के प्रोसीजर हैं, लेकिन अभी तक जो है ना यूके के अंदर जो है ना उनके करने की इजाज़त नहीं है। तो आपको बताना बड़ा मुश्किल होगा कि उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना यूज़ की जाती हैं। लेकिन आप स्पाइनल सर्जन से बात करें और उसको कहें, क्योंकि इंजेक्शन की एक लिमिट होती है। आपको बहुत ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगा सकते वो लोग, 3-4 इंजेक्शन के बाद फिर वो इंजेक्शन काम नहीं करते हैं। तो उनसे वो फिर उनके नेक्स्ट उसका सॉल्यूशन यही होता है कि ऑपरेशन के ऊपर जाएं वो। क्योंकि हमारे मुल्क में NHS में जो है ना थोड़ा सा हम बैक फुट पे खेलते हैं, हम डिफेंसिव जो है ना ट्रीटमेंट होता है हमारा, तो इतना एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ़र नहीं करते क्योंकि लोग जो है ना पैसे नहीं देते अपनी जेब से। अगर वो पैसे दें तो एडवांस ट्रीटमेंट, जैसे अमेरिका है उसमें बहुत एडवांस ट्रीटमेंट जो है ना ऑफ़र किया जाता है। तो ये अलग अलग कंट्री की जो है ना प्रैक्टिस है डिफरेंट तरीके से। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक और कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई है। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए। नर्व के ऊपर बता रहे थे हम, तो उसमें अगर जैसे कोई नर्व डैमेज हो गई, बच्चा पैदा होता है तो ये
अगर पुल करें तो ये एक्जिला में जो है प्लेक्सिस बनता है, इसको ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं, तो उससे पे 3 नर्व बन के निकल के हाथ में आती हैं। तो जैसे ये सवाल पूछा गया है, इसमें अल्नर नर्व के ऊपर सवाल था कि ये अल्नर नर्व जो है ना ये साइड से आती है ऐसे निकल के ना, ये तो ये 1.5 जो आपकी फिंगर्स होती हैं अंदर की लैटरली जो है, तो ये इसको सप्लाई करती हैं। तो ये अगर नर्व डैमेज है तो आपको ये ऐसे क्लॉफ है बन सकता है इस तरह से ना, क्योंकि वो मसल भी जो है ना डेवलप नहीं होंगे या मसल फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि नर्व ऐसे हैं जैसे ये पर्दा पड़ा है और ये डोरियां हैं, आप डोरी खींचेंगे तो पर्दा चलेगा। तो सिमिलरली जो है ना नर्व का फंक्शन यही है कि नर्व मूव करेगी। जैसे खातून ने बताया कि इनकी नर्व डैमेज हो गई, तो वो जो नर्व डैमेज हुई वो पूरा जो जहाँ तक सप्लाई आ रही थी वो पूरा अफेक्ट होगा लेगा नीचे तक, जिस लेवल पे भी हो। जैसे हम कहते हैं ना L3 L4 है तो वो यहाँ तक लगाएगी, L4 L5 है तो यहाँ तक लगाएगी, S1 है तो वो नीचे तक जाती है, ये उंगली है छोटी, तो जिस लेवल पे होता है वो लेवल इफेक्ट होगा। तो इसमें न्यू जनरेटिव मेडिसिन के अंदर ये होता है, इसका तो 2 तरीके हैं, या तो आप ग्राफ्टिंग करें, सोरल नर्व होती है यहाँ से लेग के अंदर वो निकाल के ग्राफ्टिंग की जाती है, एक तो ये तरीका है। दूसरी रीजनरेटिव मेडिसिन के अंदर ये होता है कि आप जो पेशेंट है उसी की बॉडी से सेल लेके उसको रीप्रोग्रामिंग किया जाता है, और उस रीप्रोग्रामिंग करके उसको जो है ना नर्व बनाई जाती है उससे, और उस नर्व को जो है ना वो एक सिस्टम होता है, उसके साथ इसके फोल्डिंग सिस्टम जो है ना, जैसे नर्व यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो डैमेज है, काम नहीं कर रहे, तो वो इसके फोल्डिंग सिस्टम के अंदर रख के और उसके अंदर जो है वो जो नर्व सेल हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है, और वो सेल उस इसके फोल्ड सिस्टम में डेवलप होके वो पूरी नर्व को जो है ना डेवलप कर देता है, फिर फंक्शन फंक्शन होगा। लेकिन इसके साथ होता प्रॉब्लम ये है कि मसल भी अफेक्ट होता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि मसल को भी आपको रीजनरेट करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें अब DNA को छेड़ा जा रहा है, जीन्स थेरेपी की बात की जा रही है, तो वो क्या है? ये सारा जो है ना फ्यूचर मेडिसिन के अंदर है यही कि जो क्योर नहीं था अभी तक। अच्छा, ये इसके ऊपर शायद हमें अगले प्रोग्राम पे जाना पड़े। 4 कॉल्स वेटिंग पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी मेरी बहन बताइए क्या। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, हर वक्त देखती हूँ, लेकिन कॉल कभी नहीं की। मुझे भी डॉक्टर साहब ये ना दोनों ही घुटनों में वही ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस है, लेकिन बैक और ये हिप्स और सारे जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द है कि मैं हिल भी नहीं, बिल्कुल उठना बैठना बहुत मुश्किल है। जी तो बहुत ही मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँगी। तो आपका वजन कितना है अंदाजन? अच्छा डॉक्टर साहब, हम ना सवाल ले लेते हैं सारे, फिर चलो ठीक है, आपके सवाल के जवाब इकट्ठे देते हैं अभी। दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मेरे अचानक ये जो खुब्बा बाँ है जी ये ऊपर नहीं जाती है यहाँ मोढे से। ओहो अचानक ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको फ्रोजन शोल्डर हो गया है, या जो आपका पीछे स्केपुलर मसल जो रहता है उसके अंदर कोई डैमेज आ गई है। तो आप ऐसा करें, अपने जीपी से मिलके ना जब जुलाई में जब सिलसिला शुरू होगा तो ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाएं, तो वो ये देखें आपका हाथ ऐसे सर से ऊपर चला जाता है, ऐसे उठाएं अगर नहीं, हाथ ऊपर मुंडे से ऊपर नहीं जाता। बस ये शोल्डर फ्रोजन शोल्डर हो गया। इसके 2-3 तरीके हैं, वो जो जीपी हैं वो आपको रेफर करेंगे ऑर्थोपेडिक को, वो इसको सही कर देंगे इंशाल्लाह। इसको फ्रोजन शोल्डर कहते हैं। नहीं ऊपर नहीं जाता, यहाँ से ऊपर नहीं जाता। या तो आप पुली डाल के घर में ऐसे चलाना शुरू कर दें, डोरी डालें और पुली लगा के ना ऐसे ऊपर करें, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। नहीं दोनों हाथ ले जाऊं तो ऊपर चला जाता है दोनों। हाँ, लेकिन एक नहीं जाता। हाँ, वो पुली करें, डोरी डाल के ना ऐसे चलाएं उसको। जी बहुत शुक्रिया। एक और कॉल है डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन सवाल पूछिए। हाँ जी बता, मैंने पूछना डॉक्टर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बोल रहा हूँ, बोलिए सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी जुबान पे ना बहुत ज्यादा ना रेड हुआ है ना। हाँ जी, तो मैं डायबिटीज की मरीज हूँ और मैं ब्लड प्रेशर की गोली भी खाती हूँ। अच्छा। इसलिए मैं ना पूछना चाह रही हूँ कि मेरी जुबान पे रश क्यों हुआ हुआ। वैसे तो मैं माउथ वॉश कर रही हूँ, बंजेला लगा रही हूँ, तो ये मेरी शुगर की वजह से है। रेड हो रही है जुबान आपकी? जुबान दरमियान में थोड़ी सी रेड हुई है जी। और वो जलन भी है उसमें? जी हाँ। एक तो करें आप मल्टीविटामिन ले लें, बाद दफा B12 डेफिशिएंसी और वो जो विटामिन बीज होती हैं उनकी डेफिशिएंसी से भी जो है ना ये ग्लोसाइटिस या स्टोमेटाइटिस हो जाता है। इसको कहते हैं या तो ज़बान पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है रेड, और वो मीट की तरह लगती है,
और या ये है कि अंदर छाले से बन जाते हैं। तो वो जो है ना मल्टी वाइटामिन एक गोली सेंट्रम की आप ले लें बाज़ार से, कहीं से भी बैरेट हॉलैंड से या तो कहीं से भी जो है ना आप किसी भी स्टोर से ना मल्टी वाइटामिन एक रोज़ाना लेना शुरू कर दें आप। जी एक और कॉल है डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी बहन सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से बात करना जी चाहती हूँ। बात कर रहा हूँ मैं, सवाल पूछिए आप। हाँ बोलो। अच्छा डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहती थी कि मुझे 13 मार्च को लेके पूरे हफ्ते तक मुझे बुखार रहा। उसके दौरान गोलियां भी खाती रही, पैरास्टामोल भी खाती रही साथ साथ। पर मैं ज्यादा अपना जो शांदा होता है टी, हर्बल टी जो है वो पीती रही हूँ, गार्लिक, अदरक एंड जिंजर वगैरह एंड वो जो मसाले होते हैं अपने सिनेमन पाउडर, वो सारा कुछ मैं मिलाकर चाय गरम पीती रही हूँ। मेरा बुखार चला गया, मैं बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही थी, वेरी लेथार्जिक एंड नो एनर्जी एट होम। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कोरोना वायरस था बाद में कोई हो सकता है कि आपको माइल्ड जो है ना कोरोना वायरस हुआ हो, तो आप माशाल्लाह ठीक हो गई हैं। आप अच्छी ग़िज़ा खाएं और कोशिश करें कि चिकन और फैट ये जो थी ना फिश वगैरह ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो आपकी बॉडी जो है ना रीजनरेट हो जाएगी। एक और कॉल है डॉक्टर साहब। अच्छा ले लें, वो एक सवाल बाकी बचा हुआ है बेचारी। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल पूछिए जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? जी सर मुझे ये पूछना था कि पेट मेरा बहुत बड़ा हुआ है। अच्छा। और दूसरा COPD है मुझे। अच्छा तो पेट तो आपका जो है वो फैट डिपोजिशन होगी ना पेट के ऊपर तो आपके ना। ये सिगरेट छोड़े थे 10-12 साल हो गए। हाँ तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है मुझे। पेट फूलता है या आपका पेट बढ़ा हुआ है नॉर्मली? फूलता भी है, गैस हो जाती है, लेकिन बड़ा भी है वैसे। हाँ तो वो तो फैट डिपोजिशन होगी। उसके लिए अगर आप चाहते हैं तो एक अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल वॉल करा के देखें, वो बता देंगे आपको कि आपकी कितनी सेंटीमीटर जो है ना फैट डिपोजिशन है स्किन के नीचे ना। तो उसके लिए तो फिलहाल आप एक्सरसाइज करें, या एब्डोमिनल वॉल एक्सरसाइज जो होती हैं उससे कम करने की कोशिश करें आप। डॉक्टर साहब एक सवाल का जवाब घुटनों का, शोल्डर और घुटने। हाँ वो घुटनों का सवाल यही है कि उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उनको चाहिए कि जुलाई में जब ये सर्विसेज बहाल हों अपने डॉक्टर से मिले, उससे रेफरल कराएं ऑर्थोपेडिक सर्जन को, वो देखेंगे उनके घुटने कितने ख़राब हैं। दूसरे उन्होंने कहा था उनको कमरें, उनको मैंने पूछा था वज़न है, वो बता नहीं सके। तो अगर वो उनका वज़न ज़्यादा है यानी कि 40 BMI जो है उससे ज़्यादा है प्लस है या 35 से, उसको कम करने की कोशिश करें थोड़ा सा वज़न। ये बड़ा मुश्किल होता है हमारे यहाँ ख़वातीन के अंदर वज़न को कम करना, क्योंकि उस लेवल पे एक्सरसाइज पे नहीं जा सकती जो कि वेस्टर्न वुमेन करती है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ। तो बेहतर है कि वो डॉक्टर से रुजू करके दोनों का एग्जामिनेशन कराएं, एक्सरे कराएं या MRI या CT स्कैन दोनों करा के देखें कि उनकी कमर में कोई तकलीफ़ है, कोई मोहरे में तकलीफ़ है। तो जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज का प्रोग्राम काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सवालात की, उनके जवाबात हासिल किए। मैं डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हम इसको कंटिन्यू कर सकेंगे और ये प्रोग्राम आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।